बोले गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए एक बार हम याद दिला दें कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने आई थिंक स्टार्ट किया था एलएलपी। हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में सबसे पहले इंट्रो दिया था आपको कि एलएलपी का मतलब क्या होता है। सॉरी, एलएलपी की इंट्रो में हमने केवल आई थिंक यही डिस्कस किया था कि एलएलपी जो है वो बेसिकली कब लागू हुई थी, है ना। तो हमने बताया था कि 31 मार्च 2009 से इन्फोर्स हुआ है। इंडिया में जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट में एलएलपी का प्रोविजंस क्या है बेटा, इन्फोर्स हुआ है। फिर हमने बताया था कि जब ये एलएलपी इन्फोर्स हुआ था, केवल इंट्रो ही दिया है, अभी हमने कुछ पढ़ाया नहीं एलएलपी में। फिर जब ये इन्फोर्स हुआ है तो देयर आर 14 चैप्टर। उस समय कितने चैप्टर थे? 14, अभी भी हैं, सॉरी 14 चैप्टर। और टोटल सेक्शंस कितने हैं? 81। ओके बेटा, और कितने शेड्यूल हैं? 4। मतलब जब ये जो हम एलएलपी पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली एलएलपी के अंदर 14 चैप्टर हैं, 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। बेटा जो 4 शेड्यूल्स हैं उसके अंदर हमने बताया था कि जो फर्स्ट शेड्यूल्स होता है वो पार्टनर के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी से रिलेटेड है। दूसरा जो शेड्यूल है वो पार्टनरशिप जब एलएलपी में कन्वर्जन का प्रोसीजर्स बताता है। शेड्यूल जो थर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगी उसके प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करता है। और जो लास्ट फोर्थ शेड्यूल है, सॉरी थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल में हमने बताया था कि कोई भी फोर्थ शेड्यूल, पहला म्यूचुअल राइट्स हो गया, दूसरा फर्म टू एलएलपी, तीसरा प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, फोर्थ क्या होता है? पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। ये हमने डिफाइन कर दिया था आई थिंक। इसके बाद हमने और कुछ पढ़ाया था? नहीं पढ़ा। अच्छा, इसके अलावा हमने दो बातें और भी बताई होंगी आप लोग को पिछली क्लास में, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा जब ये कानून बना तो उस समय क्या है कि जितने भी एलएलपी के अंदर रूल्स थे सारे एप्लीकेबल हुए, सिवाय कुछ रूल्स को छोड़ करके। रूल नंबर 32, 33 और 30 और 38 टू 40। ये रूल बेसिकली इमीडिएटली 31 मार्च से लागू नहीं हुआ, ये मई के मंथ में 2000 मई में 22 में 22 मई से 2009 से लागू हुआ। अच्छा बेटा, हम ये ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, समझ लो, उसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आएंगे और सब्जेक्टिव आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में जब तक आपके पास डेप्थ में नॉलेज नहीं है तब तक आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात लिखिए बेटा, एलएलपी। एलएलपी का मीनिंग। मीनिंग और फीचर्स। लिखो बेटा, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस entity with limited partnership। या दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स ऑफ द बिजनेस। तीसरा, कैरीड ऑन बिजनेस एज ए ट्रेडिशनल।
पार्टनरशिप, या और एक पॉइंट और लिख लो बेटा, कॉम्बिनेशन, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एंड, क्या कोई बात नहीं, एंड कंपनीज एक्ट प्रोविजन। लिखो बेटा, पहले तो हम मीनिंग की बात करते हैं, फिर इसके फीचर्स की बात करते हैं कि एलएलपी क्या है। बोले बेटा, देखिए अब हम लोग सबसे पहली बात पढ़ने जा रहे हैं कि एलएलपी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलएलपी। बेटा एलएलपी का मतलब यहाँ पे लिखा है न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी, मतलब एक बिजनेस लीगल एंटिटी फॉर्म करने का एक नया तरीका विथ लिमिटेड लायबिलिटी, जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो लोग बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी क्या हो बेटा, लिमिटेड हो। अब इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, इसका मतलब यहाँ पे एंटिटी की बात की जा रही है। एंटिटी का मतलब होता है कॉर्पोरेट बॉडी, बॉडी कॉर्पोरेट या बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट बॉडी, अभी बताएंगे। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब यहाँ कंपनी की भी बात हो रही है। तो ये बोलना चाह रहा है कि कंपनी को छोड़ करके अदर ऐसी लीगल राइट ना एंटिटी जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी, पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। आगे देखो बेटा, आगे लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स ऑफ द बिजनेस, जिसके बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल का मतलब वो सिचुएशन को देख करके अपने इंटरनल रूल्स रेगुलेशन को कभी भी टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कभी भी वो अपने रूल्स रेगुलेशंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे, और कैरीड ऑन बिजनेस एज ए ट्रेडिशनली लाइक, क्या लिखा है, पार्टनरशिप। देखो बेटा, कंपनी जो अभी पढ़ेंगे, कंपनी का जो बिजनेस मैनेज एंड कंट्रोल होता है वो थ्रू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। समझ रहे ना, किसके थ्रू होता है, आर्टिकल और मेमोरेंडम। और आर्टिकल मेमोरेंडम में आपको ये भी पढ़ाएंगे, आर्टिकल का मतलब इंटरनल रूल्स। इंटरनल रूल्स को तो हम चेंज कर सकते हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मेमोरेंडम को हम रेटिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है उसी के बेसिस पे हम अपने बिजनेस को क्या करते हैं, मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एलएलपी में अप्लाई नहीं होता। एलएलपी एज ए लाइक पार्टनरशिप के जैसे चलती है। पार्टनरशिप का मतलब, पार्टनरशिप कैसे मैनेज एंड कंट्रोल होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसमें जो पार्टनर की अथॉरिटी, पावर राइट्स जो डिफाइन है, उस राइट के अकॉर्डिंग बिजनेस को क्या किया जाता है, मैनेज एंड कंट्रोल। तो जो एलएलपी है, एलएलपी का जो बिजनेस है वो भी किसके अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है, एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट मतलब एलएलपी का एग्रीमेंट। और ऊपर हमने पढ़ाया कि एलएलपी का एग्रीमेंट क्या है बेटा, कभी भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमने बताया कंपनी एक्ट के अंदर जो मेमोरेंडम होता है उसको हम चेंज जनरली नहीं कर सकते। चलिए, तो अभी हमने क्या बताने की कोशिश की कि एलएलपी कोई आपसे पूछता है तो आप एलएलपी बताएंगे न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी, मतलब एक नया तरीका बिजनेस एंटिटी क्रिएट करने का, फॉर्म करने का, बनाने का, जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड। पहली बात। दूसरी बात, जो एलएलपी है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
राइट ना। फ्लेक्सिबिलिटी, जो पार्टनर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम बेसिस पे बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल करने के लिए जो एलएलपी एग्रीमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात, और ये वर्क जो करती है एज लाइक एकदम सेम क्या है, पार्टनरशिप। चौथी बात, जो एलएलपी बनी है बेटा, एलएलपी के अंदर दो एक्ट के प्रोविजन इन्वॉल्व है, किसके किसके, पार्टनरशिप के और कंपनीज। अभी पढ़ेंगे, कुछ प्रोविजन पार्टनरशिप का लिया गया है और कुछ प्रोविजन किसका लिया गया है बेटा, कंपनी। राइट, जैसे पार्टनरशिप का प्रोविजन क्या लिया गया है कि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, जैसे एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप गवर्न होती है, वैसे एलएलपी भी एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू गवर्न होती है। ये प्रोविजन तो पार्टनरशिप से ले लिया, और बाकी जो प्रोविजन अभी बताएंगे वो सब किससे ले लिया, कंपनी से। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एलएलपी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एलएलपी के अंदर दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, पार्टनरशिप और, चलिए बेटा अब फीचर्स क्या क्या होते हैं। सक्सेसर, लिखो बेटा, ये 5 फीचर्स होते हैं, एक एक करके भी पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, इनके बारे में लिखवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, तो हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे, जो बोलेंगे वही आपके बुक में लिखा होगा। और लिखना है तो आप लिख सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी, बोलना स्टार्ट करें। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो एलएलपी हम पढ़ने जा रहे हैं, एलएलपी के अंदर क्या खासियत होती है, क्या उसके अंदर खासियत क्या है, क्या एडवांटेज है, क्या मेरिट्स है, क्या अच्छाई है। तो बेटा सबसे पहली बात हमने लिखी है कि एलएलपी एक क्या होता है बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट। अब आप बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब लिख लो बेटा आप लोग। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है, जगह ये छोटा सा लिख सकते हो तो लिख लोगे, जगह है, जगह है कि, लिख लो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ना बेटा आप। एज पर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट इंक्लूड्स, हेलो, जी सर।
देखिए इसमें एक पॉइंट लिख लो, पहला ज्यादा हो गया लग रहा है ना, या चलो बाद में लिखवा देंगे। देखिए बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, इसमें ये चीजें हैं। LLP इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड क्या लिखा है, आउटसाइड इंडिया। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती? वो तो होती है। क्यों? क्योंकि उसी का सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये होता है बेटा कि जो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2020 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, मतलब वही कंपनी होती है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है। वो सारी कंपनियां किस सेक्शन में आती है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। अच्छा, अब उसमें इसने ये बोल दिया कि वो कंपनी के साथ साथ 3 चीजें और भी हैं जो कि बॉडी कॉर्पोरेट में क्या होती हैं? इन्वॉल्व। देखो बेटा, आपके बुक में ना यहां हो सकता है सेक्शन 3 लिखा हो, वो गलत लिखा हुआ है। मतलब पहले सेक्शन 3 होता था जब कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, समझ रहे ना? अब क्या कोई बुक लाए क्या? और अब क्या है बेटा, अब जो प्रोविजन नया आ गया जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसमें कंपनी का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 220 में गिवन है। क्लियर हो गई बात? चलिए बेटा, हाँ अच्छा, मॉड्यूल वाली है, मॉड्यूल में एक्चुअली बैक पुराना दिया हुआ इसलिए कह रहे। आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, इधर देखो, कोई बात नहीं बेटा, देख लेना, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, और इसमें क्या क्या इंक्लूड है इधर देखिए। एक तो लिखा है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होती है जिसे हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी। और कोई भी LLP जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है उसे भी हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। LLP भी क्या होती है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट होती है। और कोई भी LLP आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसलिए देखा जाए, देखो LLP भी क्या होती है, जरा देखो बेटा, है ना उसके डेफिनेशन में, तो इसलिए LLP भी एक क्या होती है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट होती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है LLP के अंदर परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर भी हम आपको बता देते हैं, इसका मतलब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब आप बोलेंगे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्या होता है? रजिस्टर्ड एसोसिएशन, मतलब ऐसा एसोसिएशन जो लॉ के थ्रू रजिस्टर्ड हो, लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाए और लॉ के थ्रू उसका क्या होता है? वाइंडिंग अप होता है। दैट विल बी कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। और जो बॉडी कॉर्पोरेट हमेशा क्या होगी बेटा? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। चलिए, ये पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात हमने क्या लिखी है बेटा? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस या फॉरएवर टू कैरी ऑन बिजनेस अंटिल द वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। मतलब ऐसा एसोसिएशन जिसका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे, फॉरएवर नेचर का हो, मतलब चलता रहे। देयर आर नो इफेक्ट ऑन इट्स एग्जिस्टेंस, जिसके बिजनेस पे, एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क ना पड़े ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, LLP है ना बेटा, पार्टनर के रिटायर्ड होने से, पार्टनर के डेथ होने से, पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से, जिसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता,
जिसका बिजनेस फॉरएवर नेचर का होता है, और अनटिल एंड अनलेस जब तक उसको लिक्विडेट न कर दिया जाए, बंद न कर दिया जाए लॉ के द्वारा, तब तक उसका बिजनेस चलता रहे। इस तरह के एसोसिएशन को ही, इसी को हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंटिन्यूअस में चलते रहना, मतलब जहां पे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने पार्टनरशिप अभी आपको पढ़ाया था, पार्टनरशिप का मतलब हमने बताया था कि एसोसिएशन, और एसोसिएशन तभी तक चलता है जब तक सब लोग जुड़े रहते हैं। कोई एक छोड़ के गया, कोई रिटायर्ड हुआ, किसी की डेथ हुई, एसोसिएशन ब्रेक। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई नहीं होगा। ये भी एक पार्टनरशिप है, लेकिन इस पार्टनरशिप में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा? कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द एलएलपी, मतलब एलएलपी का ऑफिशियल सिग्नेचर। अब ये क्या है बेटा? जनरली आपको पता है कि एलएलपी भी एक लॉ के प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है, तो ये भी एक आर्टिफिशियल बॉडी है। आर्टिफिशियल मतलब दिखाई न देने वाली संस्था। तो जरा सोचो बेटा, जो कहीं दिखाई देगा नहीं तो वो कैसे साइन करेगा, कैसे लेन देन करेगा? तो उसके लिए एक कॉमन सील का कॉन्सेप्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? कि कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर। ऑफिशियल सिग्नेचर का मतलब है कि एलएलपी के बिहाफ में एलएलपी के जो अथोराइज लोग हैं, अभी बताएंगे कौन कौन से लोग होते हैं अथोराइज। अथोराइज जो पर्सन है, जब वो साइन करे तो उसके लिए एलएलपी लीगली क्या हो? बाउंड हो। तो कोई भी एलएलपी के लेन देन के लिए एलएलपी तभी बाउंड होगी जब उस पर डुली सील होगा, मतलब कॉमन सील होगा, मतलब एलएलपी की सील लगी होगी। सील क्या होती है बेटा? ये कॉमन सील आप अपने नेट पे भी सर्च करेंगे ना, डालेंगे तो एक पंचिंग मशीन जैसी होती है, राइट ना बेटा? ऐसे पंच कर देंगे तो ठप्पा छप जाएगा, उसी को बोलते हैं कॉमन सील, राइट? तो ये मतलब कॉमन सील का कॉन्सेप्ट क्यों आया? अच्छा, अब ये एट प्रेजेंट मोमेंट में ये मैंडेटरी नहीं है। अब जैसे कोई भी लेन देन हो रहा है एलएलपी का, उसमें कॉमन सील नहीं भी लगा है, केवल डायरेक्टर का साइन है और रबर स्टैंप लगा है, तो भी एलएलपी क्या होगी? बाउंड होगी। मतलब 2010 के बाद कॉमन सील का कॉन्सेप्ट क्या कर दिया? ऑप्शनल कर दिया। ऑप्शनल का मतलब अब जरूरी नहीं है, इफ नहीं भी लगा है तो भी उस एक्ट के लिए एलएलपी क्या होगी? बाउंड। बट 2010 के पहले ये क्या हुआ करता था? मैंडेटरी। चलिए, ये बात भी हमने समझ ली। नेक्स्ट क्या लिखा है? लिमिटेड लायबिलिटी। ये क्या होता है बेटा? कोई बच्चा बताए। वैसे अभी पार्टनरशिप में पढ़ाया था। लिमिटेड, हाँ बोलो बेटा। हाँ, बच्ची ने एकदम सही बोला कि सर एलएलपी के अंदर एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड का मतलब एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, जिस पार्टनर ने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉमिस किया है, केवल उतने ही अमाउंट के लिए वो लाइबल होगा, उससे एक्सेज अमाउंट के लिए लाइबल नहीं होगा। इफ एलएलपी के अंदर जो बैलेंस एसेट्स 2 लाख की है, लायबिलिटी 5 लाख की है, तो 3 लाख एडिशनल अमाउंट के लिए पार्टनर लाइबल नहीं होंगे। चलिए, ये बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है बेटा? कैन सू या टू बी सू। एलएलपी हमने अभी बताएंगे, ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है और इसकी अपनी खुद की पहचान होती है। तो एलएलपी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल कर सकता है या एलएलपी किसी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती। इवन एलएलपी और पार्टनर के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। एलएलपी पार्टनर्स के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है और पार्टनर किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? एलएलपी के, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब एक बार आप लोग पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ो बेटा। पढ़ो बेटा। ऑनलाइन बच्चे कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। आप लोग को कुछ पूछना है?
चलिए बोलना स्टार्ट करें आगे। तो अभी हमने क्या बताने की कोशिश की कि जो एलएलपी है, एलएलपी का मतलब, फिर हमने एलएलपी के क्या बताए बेटा, फीचर्स। अब एक क्वेश्चन हमें बताओ आप लोग। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि हम कुछ वर्ड भी यूज करेंगे, कहीं कहीं हम पार्टनर वर्ड यूज करेंगे और कहीं कहीं हम वर्ड यूज करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो दोनों में डिफरेंस होता है, पहले तो ये समझ लो, अभी हम बताने भी जा रहे हैं। बेटा, डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होता है जो कंपनी के बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल करता है, एलएलपी के बिजनेस। जैसे देखो बेटा, कंपनी के अंदर आपने पढ़ा है ना, कंपनी के अंदर डायरेक्टर और शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर कौन होता है बेटा, जो ऑनर होता है, जिसने कंपनी में पैसा लगाया। डायरेक्टर कौन होता है, जो बिजनेस को मैनेज कर। वैसे ही एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर को हम एज ए डायरेक्टर बोल सकते हैं, जो बिजनेस को क्या करता है, अभी बढ़ाने जा रहे हैं, मैनेज एंड कंट्रोल करता है। और पार्टनर को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, शेयर होल्डर, जो पैसा लगाता है, राइट। तो अब हम वही चीज बताने जा रहे हैं, लिखो सेक्शन 5। हु पार्टनर। लिखो बेटा। लिखो बेटा। लिखिए बेटा। ये सेक्शन 5 था, है ना। कोई इंस्टीट्यूट की बुक नहीं लाया है? ऐसा तो नहीं हम कुछ ज़्यादा पढ़ाए या कम पढ़ाए। किसी के पास नहीं है इंस्टीट्यूट वाली बुक? कोई बात नहीं, स्टार्ट करें बेटा। चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है सेक्शन, क्या दे रखा है बेटा, 5। सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 में लिखा है हु मे बी पार्टनर, मतलब एलएलपी के अंदर कौन बंदा पार्टनर हो सकता है। क्या हो सकता है? पार्टनर।
देखिए बेटा, एलएलपी के अंदर पार्टनर में लिखा है कि एक तो कौन पार्टनर हो सकता है बेटा, कोई इंडिविजुअल, जैसे हम आप हैं, हम लोग क्या है, इंडिविजुअल। कोई भी एक तो इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है, या तो कौन हो सकता है बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब दो बात ही रटी रटाई, कोई भी एलएलपी जो इंडिया में रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेट हुई हो या आउटसाइड इंडिया, या कोई कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो या आउटसाइड इंडिया। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा कि एलिजिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू बी ए पार्टनर, मतलब कोई भी जो इंडिविजुअल है वो किसी भी एलएलपी के अंदर तभी पार्टनर बन सकता है जब वो एक तो क्या नहीं होना चाहिए बेटा, अनसाउंड माइंड। मतलब कोई अनसाउंड पर्सन है वो किसी भी एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एंड डिक्लेयर्ड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और कोर्ट के द्वारा, ये सारी चीज कोर्ट के द्वारा है। अनसाउंड माइंड जो हुआ हो, कोर्ट ने उसे क्या डिक्लेयर किया हो, अनसाउंड माइंड। ये हम पॉइंट बना के मेन पॉइंट लिख रहे हैं, इसको सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। ओके बेटा, या दूसरा, कोर्ट ने उसे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हो, मतलब उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हो। डिक्लेयर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो बेसिकली डिक्लेयर हो चुका है, और यहां लिखा है टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, या ऐसा बंदा जो कि इंसॉल्वेंट के प्रोसीडिंग में चला गया है। मतलब देखो बेटा, डायरेक्ट कोई बंदा इंसॉल्वेंट थोड़ी ना होता है। कोर्ट को जब किसी बंदे के बारे में पता चलता है कि ये भाई ये डिफॉल्टर है, सबका पैसा ले ले रहा, दे नहीं रहा है, तो कोर्ट उसकी इंक्वायरी कराती है, और कोर्ट एक ऑर्डर दे देती है कि भाई इनकी प्रोसीडिंग करिए, इनकी सारी एसेट्स को लुकआउट करो और लाइबिलिटी का लुकआउट करो। तो जब कोर्ट ऑर्डर दे देती है और प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसी दौरान उसे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एडजुडिकेशन। उसी का सेकेंड फॉर्म एडजुडिकेटेड लिखा है। मतलब कोई भी ऐसा बंदा जिसका प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया, राइट ना, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, क्या बनने के लिए, एज ए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने। तो ये तीन लोग ऐसे होते हैं, इनको छोड़ करके कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट क्या बन सकता है बेटा, पार्टनर ऑफ द पार्टनर। ये सेक्शन क्या बोलता है, 5। अब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 लिखो। सेक्शन 6 लिखो, मिनिमम, सॉरी, हाँ, रिड्यूस, अदर पार्टनर टू बी रिक्वायर्ड टू फिल वैकेंसी विद इन 6 months। Otherwise, he shall be personally liable for LLP debt
आफ्टर 6 months फ्रॉम सच हाँ बेटा पर्सनली लाइबल लिख लो पर्सनली लाइबल बोले देखिए बेटा अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन क्या लिखा हुआ है बेटा 6 सेक्शन 6 क्या बोलता है बोलना स्टार्ट करें बेटा सेक्शन 6 के अंदर ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट क्या लिखा है कि हर एलएलपी के अंदर एटलीस्ट कितने पार्टनर होने चाहिए 2 अच्छा अब आप हमसे मैक्सिमम का प्रोविजन पूछ सकते हो कि सर एलएलपी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है केवल मिनिमम का प्रोविजन है कितने होने चाहिए 2 चलिए आगे लिखा है व्हेन रिड्यूस द पार्टनर बिलो 2 मतलब जैसे कि 2 से कम बिलो हो गए राइट ना व्हेन रिड्यूस द पार्टनर बिलो 2 मतलब 2 से कम हो गए अदर पार्टनर टू बी रिक्वायर्ड टू फिल द वैकेंसी विद इन 6 months मतलब तो अदर जो पार्टनर बच गया उसकी ये मोरल ड्यूटी बन जाती है कि विद इन द 6 month के अंदर अगले 6 महीने के अंदर जिस दिन वैकेंसी क्रिएट हुई मतलब एक पार्टनर छोड़ दिया या उसकी डेथ हो गई या रिजाइन दे दिया व्हाटएवर मतलब जो भी कुछ हो तो उसके विद इन 6 month के अंदर अदर पार्टनर की ये ड्यूटी बन जाती है कि नए पार्टनर को राइट ना क्या कर ले बेटा अपॉइंट कर चलिए आगे लिखा हुआ है इफ ऐसा वो नहीं करता है अदरवाइज इफ नहीं करता है ही शैल बी पर्सनली लाइबल फॉर एलएलपी डेब्ट आफ्टर 6 months फ्रॉम आफ्टर 6 months मतलब 6 महीने के बाद सॉरी फ्रॉम क्यों लगाएंगे 6 महीने के बाद जो भी डेप्ट राइट ना डेप्ट क्रिएट होगा लाइबिलिटी क्रिएट होगी उस डेप्ट के लिए वो क्या होगा लाइबल होगा तो हमने सेक्शन क्या बताया आपको 6 चलिए एक बार आप लोग पढ़िए सेक्शन हमने 5 बताया फिर 6 5 में क्या बताया कि पार्टनर कौन बन सकता है 6 में क्या बताया बेटा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर चलिए एक बार पढ़ लो फिर आगे बढ़ते इसका मतलब है कि जैसे एलएलपी के अंदर 2 पार्टनर थे एक पार्टनर की डेथ हो गई अब दूसरा पार्टनर बचा है तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है चलिए एक बार पढ़ो बेटा अब एक पॉइंट बताओ बेटा आप हमें जैसे क्या था कि एक है जूम करते हैं ए बी सी एक एलएलपी है राइट ना ओके बेटा जिसके अंदर 3 पार्टनर हैं ए बी सी ये तीनों क्या हैं पार्टनर हैं अब क्या है कि एलएलपी का कोई भी एक सेमिनार था एलएलपी का कोई भी एक सेमिनार था और ये सेमिनार को अटेंड करने के लिए बाई कार जा रहे थे तीनों एक साथ राइट अब क्या हुआ कि ये कार का एक्सीडेंट हो गया ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन एक्सीडेंट हो गया और जो ए बी से हैं तीनों की क्या हो गई बेटा डेथ हम शॉर्टकट लिख रहे हैं डेथ ऑफ ऑल पार्टनर सब पार्टनर की क्या हो गई बेटा डेथ हो गई अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या इस केस में ये जो एलएलपी है इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व क्या ये डिसॉल्व मानी जाएगी मतलब लिक्विडेट मानी जाएगी बंद मानी जाएगी बेटा बोलो नहीं अच्छा जब कोई बचा ही नहीं तो चलाएगा कौन बोलो 1 मिनट बोलो बेटा क्यों ये क्या एलएलपी डिसॉल्व मानी जाएगी क्यों जैसे आपने बोला डिसॉल्व नहीं मानी जाएगी मतलब लिक्विडेट समझते हो ना बेटा वाइंडिंग अप मतलब बंद मानी जाएगी क्या ये माना जाएगा कि बंद हो गई बोलो बेटा यस इसमें कॉन्सेप्ट होता है अभी हमने एलएलपी में बताया था कि किसी भी पार्टनर के डेथ रिटायरमेंट
या इंसॉल्वेंट से एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉरएवर नेचर का होता है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि इसका क्या हो जाए, वाइंडिंग अप ना हो, तब तक ये एलएलपी डिजॉल्व नहीं मानेगा। तो आंसर इसमें क्या होगा बेटा, डिजॉल्व मानी जाएगी, नो। लिख लो, वैसे भी कम पढ़ते हो आप लोग। हाँ बेटा सही बात है, अपनी लैंग्वेज लिख लो बेटा। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कहाँ आया जरा बताओ। सेपरेट का तो तब आएगा ना जब एक दूसरे के अगेंस्ट एक्शन की बात हम करते। ये बेटा परपेचुअल सक्सेशन है। अच्छा बेटा देखो, डिसॉल्व होने के तो बहुत सारे तरीके हैं बेटा एलएलपी के, अभी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 63, 64, वहां पे बताएंगे। 63 जो है कोर्ट के थ्रू होता है, 64 वॉलेंट्री होता है। इसमें जो आपने पूछा वो वॉलेंट्री का पार्ट है। आगे बढ़े, देख लो, आंसर लिख लेना बेटा, इसका मैं लिख देता हूं। बिकॉज परपेचुअल नेचर, ये परपेचुअल नेचर की होती है, परपेचुअल सक्सेशन नेचर की, या सक्सेशन भी लिख सकते हो, परपेचुअल का मतलब वही हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हटा दें इसको। अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बेटा, जैसे बस थोड़ा सा आपको दिमाग में रहे, याद रहे, बस बोलना स्टार्ट करें। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 7। लिखो बेटा, अब लिखिए डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या लिखेंगे हम लोग, डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन बेटा आप लोग बुक लाया करो, पता चला हमें नहीं आता हो तो हम कैसे पढ़ाएंगे फिर, हमें नहीं आता हो तो हम कैसे पढ़ाएंगे। तो नहीं बेटा, तो ये तो आपके पास रहना चाहिए ना, बुक तो होनी चाहिए कम से कम। एक कोई एक बच्चा इंस्टीट्यूट, यहाँ बुक रखी तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। लिखो बेटा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। लिखो बेटा दूसरा,
at least one of them. Last, preceding financial year लिखो। बेटा आपके बुक में ना 180 दिन दे रखा है, वो गलत दिया हुआ है, मतलब चेंज हो गया है। एक मिनट बुक दे दो बेटा, हमें दे दो, नहीं तो बताते जाएंगे ना। हाँ आपको बताते जाएंगे जो चेंज हो गया, नहीं आप सोचोगे। ये आपके बुक में ना 180 दिन दिया होगा, तो इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग, इसका मतलब आपको पता रहे कि इसमें क्या है। लिख लो बेटा, फिर बाबू बताते हैं। बोलना है? हाँ बेटा लिख लो। दिया हुआ है कहाँ? बोलना स्टार्ट करिए बेटा। चलिए बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इधर देखिए, पहले तो हम इसके ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये तो हम बोल सकते हैं मीनिंग है, ये मीनिंग हो गया। ये है, ये मीनिंग को हम बोल सकते हैं सेक्शन 1 दिस। एक लिख लो बेटा, सेक्शन 7(4) फाइलिंग रिक्वायरमेंट। अदर पॉइंट अभी बताएंगे। बोलना स्टार्ट करें, अभी एक एक करके पढ़ाएंगे बेटा। बोलें? देखिए बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग सबसे पहली बात पढ़ने जा रहे हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है। बेटा अभी हमने बताया था डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जो पार्टनर एलएलपी के बिजनेस को क्या करता है, मैनेज एंड कंट्रोल करता है। तो बेटा इससे रिलेटेड सेक्शन 7 में सबसे पहली बात तो ये लिखी है कि सेक्शन 7(1) क्या बोलता है कि एवरी एलएलपी सेल है एट लीस्ट क्या लिखा है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। बेटा यहाँ मीनिंग हटा दो ना, मीनिंग थोड़ा अलग गलत हो जाएगा, सेक्शन 7(1) ही लिखो बस आप। क्यों? क्योंकि इसका मतलब अलग हो जाएगा। यहाँ पे लिखा, अभी कैसा क्यों हम आपको समझाते हैं। देखो बेटा यहाँ लिखा है एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब हर एलएलपी के अंदर एट लीस्ट कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है, 2। ओके, आगे लिखा है कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए शुड बी, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होगा वो कौन हो सकता है, इंडिविजुअल।
कौन हो सकता है? इंडिविजुअल। अच्छा, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि पार्टनर सेक्शन 5 में पार्टनर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर केवल कौन हो सकता है? इंडिविजुअल। पहली बात इंडिविजुअल होगा, और एट लीस्ट वन ऑफ देम, मतलब दो इंडिविजुअल होंगे, जिसमें कि एक बंदा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन इंडिया। चलिए, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब स्टे इन इंडिया इन लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एट लीस्ट 120 डेज या मोर। मतलब इस लाइन का मतलब यह हुआ कि जिस साल वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहा है किसी एलएलपी में, उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर पिछले पिछला जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें कम से कम वो इंडिया में कितने दिन रह लिया हो बेटा? 120 डेज। मतलब इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये देखो यहां पे कि जैसे लेट सपोज वो 2023 और 24 के अंदर वो यहां पे किसी एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने जा रहा है, तो उसे ये देखना है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इस फाइनेंशियल ईयर में वो कम से कम कितने दिन इंडिया में रहा हो? 120 दिन या उससे ज्यादा, तब वो यहां पे एलिजिबल होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा ये तो हमने बता दिया सेक्शन 7(1). अब सेक्शन 7(1) में तो इसने बता दिया कि भाई ये होना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और आपको ऐड रखना है, रिक्वायर्ड टू हैव डी पिन। इसका मतलब होता है डायरेक्टर, डी पिन बोलते हैं ना इसको, डेजिग्नेटेड, ऐसे लिखो बेटा, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो बेटा ये 7 डिजिट का होता है, लिख लो फिर बताते हैं। बोले बेटा, अब हम इसका मतलब बेसिक चीज तो सेक्शन 7 में ये चीज था कि जो हमने बेसिक चीज बता दी। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 4, सेक्शन 7(4) सब क्लॉज 4 सब सेक्शन 4 में क्या पढ़ने जा रहे हैं? फाइलिंग रिक्वायरमेंट। मतलब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसकी कहां कहां पे फाइलिंग रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उसकी डिटेल देने की जरूरत होती है मैंडेटरी बेसिस पे। एक तो देखो बेटा फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या होगा, यहां पे लिखा है रिक्वायर्ड टू फाइल कंसेंट इन फॉर्म 9 फाइल DIR2, या तो ऐसे लिख लो बेटा, फॉर्म 2 एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। तीसरी चीज रिक्वायरमेंट होती है एनी अमेंडमेंट
into the LLP एग्रीमेंट की जगह रूल्स। बेटा इधर देखो, देखो बेटा, डेजिग्नेटेड जो पार्टनर होता है उसे कौन कौन सी जगह पे अपना कंसेंट देना होता है ना, मतलब कौन कौन सी जगह डेजिग्नेटेड पार्टनर का रोल होता है कि वो एक सर्टेन स्पेसिफाइड फॉर्म के थ्रू अपना डिक्लेरेशन दे। मतलब कहाँ कहाँ पे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेंट क्या होता है बेटा, जरूरी। एक तो कंसेंट दिया जाता है फॉर्म नंबर 9। फॉर्म नंबर जो 9 होता है बेटा, ये कंसेंट होता है। कंसेंट इन फॉर्म नंबर क्या दे रखा है, 9। इसका मतलब जब कोई भी एलएलपी फॉर्म की जाती है, जब कोई एलएलपी बनाई जा रही है, तो एलएलपी बनाते समय आपको ये याद रखना है कि उस समय जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाता, अगली क्लास में आपको दिखाएंगे, बनाया जाता है, उससे एक कंपनी डिक्लेरेशन लेती है जिसमें उसका नाम लिखा होगा। उसमें वो क्या लिखता है कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम, उसका पर्सनल डिटेल लिखा होगा और एक डिक्लेरेशन लिखा होगा। जिस डिक्लेरेशन में ये लिखा होगा कि मैं अपने स्वेच्छा से राइट ना इस एलएलपी के अंदर क्या बन रहा हूं, एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। अच्छा, ये ऐसा वो क्यों लिख करके देता है, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि एलएलपी के अंदर कोई भी गड़बड़ी होगी तो उस गड़बड़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, कौन होता है, डेजिग्नेटेड। जैसे कंपनी के अंदर कौन लाइबल होता है, डायरेक्टर, शेयर होल्डर कभी लाइबल नहीं होते। तो ऐसे एलएलपी के अंदर पार्टनर कभी लाइबल नहीं होंगे, कौन लाइबल होगा, डेजिग्नेट। तो इसलिए डेजिग्नेटेड पार्टनर से फॉर्म नंबर 9 को क्या कर लिया जाता है, साइन करा लिया जाता है कि भैया लिख करके दीजिए कि बाद में कुछ गड़बड़ी होगी तो आप ये अपना बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने मर्जी से एलएलपी के अंदर क्या अपॉइंट किए जा रहे हो, डेजिग्नेटेड। चलिए, तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, और कहां पे रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म 2 एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अभी पढ़ाएंगे कि जब हम एलएलपी फॉर्म करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो इनकॉर्पोरेशन के समय भी क्या करना होता है बेटा, कि डायरेक्टर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं उनका उस फॉर्म के अंदर साइन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब वो कंसेंट देते हैं। मतलब दैट मीन जब हम एलएलपी बनाते हैं तो बनाने के लिए, देखो बेटा अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, इसमें 4 फॉर्म तो आप रट्टी डालो। फॉर्म नंबर 1 जो होता है वो कंपनी एलएलपी, जो भी नेम हम जिस नाम से एलएलपी बनाते हैं उसके नेम को रिजर्व करने के लिए हम फॉर्म 1 यूज करते हैं। अभी हम आपको आगे आएगा नंबर सेक्शन वाइज तो बताएंगे। फॉर्म नंबर 1 यूज करते हैं। फॉर्म 2 किसके लिए होता है, जैसे हमने नाम टॉपर इंस्टीट्यूट एलएलपी के नाम से अप्लाई कर दिया कि इस नाम से एलएलपी बनाना है। अब जब हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कौन से फॉर्म में करेंगे, फॉर्म नंबर 1। अब वहां से अप्रूव हो गया, जैसे एमसीए से अप्रूव हो गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे वो डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में अटैच करके हम सबमिट करते हैं, फॉर्म नंबर 2। और फॉर्म नंबर 2 में जब हम अटैच करेंगे तो वहां पे डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपना साइन करना होगा। ये लिख करके देना होगा कि सारे जो डॉक्यूमेंट मैं अटैच करने जा रहा हूं ये ट्रू एंड करेक्ट है विथ बेस्ट माई नॉलेज। मतलब बाद में कोई गड़बड़ी होगी तो वही जेल में जाएंगे। तो फॉर्म नंबर 2 में भी उनका डिक्लेरेशन जाता है। और एक होता है फॉर्म नंबर 4। देखो बेटा हमने फॉर्म फर्स्ट बता दिया क्या होता है, नेम रिजर्वेशन के लिए। फॉर्म नंबर 2 किसके लिए होता है, इनकॉर्पोरेशन के लिए। फॉर्म नंबर 3 होता है एलएलपी एग्रीमेंट। जैसे जब हमारे एलएलपी हमने फॉर्म नंबर 2 अप्लाई कर दिया, एलएलपी बन गई, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया, तो बेटा उसके 30 दिन के अंदर हमें फॉर्म नंबर 3 फाइल करना होता है, जो एलएलपी का एग्रीमेंट को फाइल करते हैं। एलएलपी का एग्रीमेंट पहले फाइल नहीं होता, जब एलएलपी बन जाएगी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मेरे पास आ जाएगा, फिर हम लोग के आपस में जो टर्म एंड कंडीशन है
उसको हम फाइल करते हैं, वो फॉर्म नंबर 3 में। इसके अलावा एलएलपी में कोई भी चेंजेज होता है, कोई अमेंडमेंट होता है, वो जो फाइल किया जाता है वो फॉर्म नंबर किस में किया जाता है बेटा? 4 में। तो एक फॉर्म नंबर 4 में भी डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल जाती है। क्यों? कि कोई चेंजेज हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सिंपल सी बात है। ये हो गया। कौन सा बताया हमने? सेक्शन कौन बताया बेटा? सेक्शन 7(4). अब हम लोग अदर पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। लिखो बेटा अदर पॉइंट में, इसी में पहला नंबर डालो। पार्टनर। लिखो बेटा ही preceding 5 year insolvent convicted court in within 5 preceding क्या होता है? ईयर, सॉरी, ईयर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन केस मोरल टर्पिट्यूड, कहीं लिखा होगा, and imprisonment more than 6 months. C number convicted by court as per section 30 of LLP Act। लिख लो बेटा। सस्पेंड मतलब फेल टू पे डेप्ट टू क्रेडिटर विद इन 5 year। लिखो बेटा। बोलना स्टार्ट करें। देखिए बेटा, इसके अलावा 2-3 हेडिंग और लिख लो फिर बताते हैं। सॉरी, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी।
डेजिग्नेटेड पार्टनर। पहला है, दो तरीके होते हैं, एक कंप्लायंस का होता है, एक अदर देन कंप्लायंस, इसमें लिखा हुआ है। लिखो बेटा, बेटा एक बार ना बुक में देख लेना, ये है ना, बुक में जरूर दिया होगा, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी बनती है। आगे बढ़े। एक लास्ट पॉइंट, विद इन 30 days, अदरवाइज पार्टनर डीम डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब बेटा अभी इसका मतलब हम आपसे पूछेंगे, पढ़ो फटाफट बताओ, पढ़ो एक बार। बोलना स्टार्ट करें। इधर देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में और कौन कौन सी बातें याद रखनी है। देखो बेटा, पहले तो हमने बता दिया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7(1) में ये बताया गया कि हर एलएलपी को कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर रखने होंगे, 2, जिसमें कि दोनों जो डेजिग्नेटेड पार्ट, अच्छा बेटा इसमें एक बात हम ओरली बोलेंगे, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने होते हैं, और दोनों जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए दे शुड बी इंडिविजुअल, क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल, और वन ऑफ देम क्या होनी चाहिए बेटा, रेजिडेंट इंडिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब एक बात ये बताना चाह रहे हैं हम आपको कि जैसे 2 एलएलपी एसोसिएट होकर के, 2 कंपनी, 2 बॉडी कॉर्पोरेट ने एसोसिएशन बना करके कोई एलएलपी फॉर्म किया, 2 बॉडी कॉर्पोरेट, अब वो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है 2 कंपनी हो सकती है, 2 एलएलपी हो सकती है, या एक कंपनी एक एलएलपी हो सकती है। जब ये लोग एसोसिएशन बना करके कोई एलएलपी, न्यू एलएलपी फॉर्म करें, तो उस केस में दोनों एलएलपी मिलकर के जो एसोसिएशन बना करके बॉडी राइट ना कोई एलएलपी फॉर्म कर रही हैं, तो यहां पे उन लोग को 2 एलएलपी, दोनों एलएलपी को या दोनों बॉडी कॉर्पोरेट को 2 बंदे को एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, एज ए इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब आप वो समझ लो बेटा कि जैसे कोई ए लिमिटेड कंपनी है, कोई बी लिमिटेड कंपनी है, अब ये दोनों पार्टनर हो गए, ये क्या हो गए बेटा, पार्टनर। अब हमने बताया कि एलएलपी में 2 पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर तो हो गए, और इन्होंने क्या कर लिया, ए बी एलएलपी के नाम पे बना लिया फर्म। यहां तक क्लियर हो गया। तो जरा सोचो बेटा, ए लिमिटेड बी लिमिटेड पार्टनर तो हैं, तो क्या यहां डेजिग्नेटेड पार्टनर है, क्या ए लिमिटेड बन सकता है, ए लिमिटेड क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है,
इंडिविजुअल, ए नहीं बन सकता, ए लिमिटेड नहीं बन सकता, बी लिमिटेड। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों कंपनी को मिल करके किसी दो इंडिविजुअल को नॉमिनेट करना पड़ेगा एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्योंकि हमें तो आपको पता है ना कि हर एलएलपी को 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रखना मस्ट है। अब यहां पे क्या हुआ, ए लिमिटेड बी लिमिटेड पार्टनर तो हैं, लेकिन क्या ये डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि पार्टनर की डेफिनेशन सेक्शन 5 में इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी क्या बन सकता है? पार्टनर। इन्होंने पार्टनर बन करके बना तो लिया एलएलपी, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर की तो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तो उसके लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये बात हमने बता दी। फिर हमने बताया रेजिडेंट का मीनिंग बता दिया कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन इंडिया में होने चाहिए। अच्छा बेटा, इनकम टैक्स और इससे कंपेयर मत करना। इनकम टैक्स में 182 डेज होता है या अलग कोई प्रोविजन है 60 डेज वाला होता है ना? ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां कंट्राडिक्शन मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, और जो भी बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा उसे डीपिन रखना पड़ता है। डीपिन का मतलब होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। समझ गए? ये 7 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 7 डिजिट। अभी हम आपको सब दिखाएंगे। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हमने बता दिया कि कौन कौन से फॉर्म में डेजिग्नेटेड पार्टनर की कंसेंट क्या होती है, रिक्वायर्ड। एक तो फॉर्म नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट, फॉर्म नंबर 9 कंसेंट के लिए, फॉर्म नंबर कौन सा बेटा? 4 जब कोई अमेंडमेंट कोई चेंजेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं फिर डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए बेटा, कौन कौन से ऐसे कौन कौन से ऐसे केस में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या माने जाते हैं? डिस्क्वालिफाइड। इधर देखिए बेटा, डिस्क्वालिफाइड के लिए पहला पॉइंट यहां लिखा है कि विद इन 5 प्रीसीडिंग ईयर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मतलब जैसे कोई भी बंदा पिछले 5 साल के अंदर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, तो याद रखना है कि जैसे कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है तो अगले 5 साल तक वो कभी भी किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं बन सकता। समझ रहे ना बेटा? ओके, जैसे मेरा कहने का मतलब, आज मैं इंसॉल्वेंट हो गया, आज मैं डिस्क्वालिफाइड हो गया, तो अगले 5 साल के लिए हम एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्या करने के लिए? एज ए किसी भी एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए या किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनने के लिए। क्यों? क्योंकि लॉ ये बोलता है, अच्छा भले ही जैसे आज मैं इंसॉल्वेंट हुआ, आजकल तो बेटा बहुत कलयुग है ना, जैसे आज मैं इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट आजकल बिजनेस बन गया है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं जान करके अपने आप को इंसॉल्वेंट बना लेते हैं। जैसे देखो आईपीओ देखते हो, आईपीओ टीवी देखते हो सब बच्चे, आईपीओ में देखा जाए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, पब्लिक से पैसा ले लेती हैं, बहुत सारा पैसा, और लग्जरियस लाइफ उनके डायरेक्टर जीते हैं। प्रॉफिट तो होता नहीं है, पब्लिक को बेवकूफ बना करके, आइडिया दे करके, उसको बेच करके पैसा ले लिया। अब बिजनेस में लॉस हो गया। जब बिजनेस में लॉस होने लगता है, उन्हें लगता है कि अब हम दे नहीं पाएंगे पब्लिक का पैसा, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी बेच करके अपने बच्चों फैमिली के नाम करने लगते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि हम क्या बनेंगे, इंसॉल्वेंट। और एक आध साल या 6 महीने के बाद किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, उनसे बोलते हैं 4 लाख 5 लाख लीजिए, हमें बचाओ, हमें डिक्लेयर कर दो इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, कंपनी जब पैसा लेना ले लो, कंपनी में पैसा है ही नहीं, हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, और वो पैसा पहले से जमा करके रखते हैं। अब इंसॉल्वेंट होने के बाद एक आध साल के बाद क्या करते हैं, फिर से जो कोर्ट के थ्रू जो लाइबिलिटी होती है उसका थोड़ा पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद फिर से सॉल्वेंट हो जाते हैं। आजकल बहुत मतलब इस तरह का एक्टिविटी चलती है। तो इसलिए कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि एक बार आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए तो अगले 5 साल तक आप एलिजिबल नहीं है फिर से डायरेक्टर बनने के लिए, और 5 साल के बाद भी आप तब बनेंगे। पहले एमसीए में पिटीशन फाइल करना पड़ेगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के थ्रू फिर एमसीए को लगेगा कि आप नेचुरली मतलब प्रॉब्लम हुई थी, इंटेंशनली नहीं, तो आपको दे सकते, फिर एक्टिव कर सकते, अदरवाइज नहीं जाओ। तो एक तो ये हमने बता दिया। दूसरी बात हमने क्या लिखी है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन केस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड। मतलब जैसे कोई डायरेक्टर ने कोई नीचता घिनौना काम किया, राइट ना, और उसके ऊपर पकड़ा गया, उसके ऊपर सजा हुई, और सजा 6 महीने से ज्यादा हो गई। इफ 6 महीने से ज्यादा आप सजा काट के आ रहे हो तो आप डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे, आप फिर डायरेक्टर नहीं बन सकते, मतलब डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। मतलब जैसे किसी कंपनी में
आप डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, कंपनी के अंदर कोई आपने ऐसा एक्ट किया या अपने पर्सनल कोई भी जिसकी वजह से आप जेल में जाना पड़ा, तो 6 महीने से ज्यादा जेल हो गई, फिर आप बाहर आओगे तो आपका जो डीपिन था, मतलब डायरेक्टर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोस्ट थी, वो क्या हो जाएगी बेटा? हाँ, डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट क्या लिखा है? या तो कोर्ट ने एज पर सेक्शन 30, सेक्शन 30 क्या है? फ्रॉड है, जहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर ने फर्म के बिहाफ में लोगों थर्ड पार्टी के साथ इंटेंशनली धोखाधड़ी कर रखा है, तो उस केस में भी आपकी लाइबिलिटी, जो वैसे अभी हमने पढ़ाया था पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? लिमिटेड, अभी पढ़ाई थी ना, लेकिन सेक्शन 30 में पार्टनर की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो उस केस में एक तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी और आपका जो राइट ना पोस्ट है वो भी क्या बन जाएंगे आप? डिस्क्वालीफाइड। इसके अलावा सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब होता है कि जैसे आप जितनी भी आपकी मार्केट में लाइबिलिटी है, पिछले 5 साल से अपने कस्टमर का, अपने क्रेडिटर का आपने पेमेंट ही नहीं किया, इसका मतलब आपका नेचर पता चलना है ना कि आप डिफॉल्टर नेचर के हो, तो सस्पेंड, पिछले 5 साल से आपने अपने सप्लायर जिससे गुड्स खरीदा उनका पेमेंट ही नहीं किया है, तो इसको भी बेस बना करके कोर्ट आपको क्या डिक्लेयर कर देगी? डिस्क्वालीफाइड। तो अल्टीमेटली कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर 5 तरीकों से डिस्क्वालीफाइड होता है। पिछले 5 साल के अंदर इफ इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है तो वो डिस्क्वालीफाइड। दूसरा, या तो उसने कोई मोरल टर्पिट्यूड नेचर के एक्ट किया है, कोर्ट ने उसे डिक्लेयर कर दिया है और 6 महीने से ज्यादा सजा हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड। या सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कवर्ड है तो डिस्क्वालीफाइड, या सस्पेंड, मतलब कोई भी उसने लाइबिलिटी, जो क्रेडिटर है उनका पेमेंट पिछले 5 साल के अंदर ड्यू है, कोई भी पेमेंट नहीं किया है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट लिखा है लाइबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी की बात करते हैं। देखो बेटा, लाइबिलिटी 2 तरीके की होती है। एक तो लिखा है इन केस ऑफ कंप्लायंस, इन केस डिफॉल्ट द प्रोविजन। देखो बेटा, 2 बातें। कंप्लायंस का मतलब होता है कि हर एलएलपी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी होता है, सीए को रखना मैंडेटरी नहीं होता, जैसे कंपनी में मैंडेटरी होता है। एलएलपी के अंदर सीए अपॉइंटमेंट करना, सीए से ऑडिट कराना तब मैंडेटरी होता है जब आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो, आजकल सभी का होता है, या आपका कैपिटल, जो बिजनेस में एलएलपी में पार्टनर का कैपिटल लगा हुआ है 25 लाख से ज्यादा हो, तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा, ऑडिट कराना होगा, उसकी कॉपी आरओसी में फाइल करनी होगी, मतलब बहुत सारे प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। तो यहां पे लिखा है, या जैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर ने एलएलपी के कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रही है, या डेजिग्नेटेड पार्टनर ने एलएलपी, कोई भी एलएलपी के ऊपर जो कंप्लायंसेस था उसका डिफॉल्ट किया है। अब आप बोलेंगे दोनों में फर्क क्या है? डिफॉल्ट का मतलब जानते हुए गड़बड़ी करना। देखो बेटा, पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी का मतलब जानते हुए आपको गड़बड़ी करना, तो वही चीज डिफॉल्ट हो गया। आपको पता है प्रोविजन ये है, आपने जान करके नहीं किया, ये प्रूफ हो जाए, तो ये वाला केस है। देखो बेटा, कंप्लायंस में कितनी पेनल्टी है? 10,000 से लेकर के 1 लाख, और डिफॉल्ट द प्रोविजन में कितनी है बेटा? 10,000 से, बेटा 10,000 है, सॉरी 10,000, सॉरी 10,000 है। 10,000 से कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, जैसे किसी भी जैसे कोई भी एलएलपी के अंदर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर ने रिजाइन दे दिया, या उसकी डेथ हो गई, या उसने छोड़ दिया है ना एलएलपी से, तो क्या होगा? तो वैकेंसी, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोस्ट इफ एलएलपी, हर एलएलपी में कितने पार्टनर होने चाहिए? 2, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। जैसे किसी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोस्ट जो है वेकेट हो गई ड्यू टू डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंट, बहुत सारे रीजन है, तो एलएलपी को विद इन 30 डेज के अंदर, ये हमने शॉर्टकट लिखा है, विद इन 30 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा बेटा? एक दूसरे डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करना पड़ेगा। देखो बेटा, पार्टनर के लिए हमने क्या बताया था, मैं तो भूल गया, सेक्शन 6 में पार्टनर कितने दिन के अंदर अपॉइंट किया? कोई नहीं बोलेगा। सेक्शन 6 में हमने बताया था कि जब वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, बिलो द 2 पार्टनर हो जाते हैं, याद है सेक्शन से? लो, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में फिर फर्क क्या रह गया? जो दोनों में डिफरेंस बताओ।
यहां पे लिखा है वैकेंसी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, वहां लिखा था वैकेंसी ऑफ पार्टनर। वैकेंसी मतलब पार्टनर की लिमिट जो थी स्टैट्यूटरी लिमिट 2 से विलो हो गई दोनों में। अब बताओ वहां का इफेक्ट क्या था, कितने दिन के अंदर हमें अपॉइंट करना पड़ेगा, इफ अपॉइंट नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा आप बताओ, और यहां पे अपॉइंट नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट, दोनों में डिफरेंस बताओ, बताओ बेटा। पढ़ लो पूरा अच्छी तरह से पढ़ लो, यहां भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, दोनों पढ़ के बताओ हमें, पढ़ के बताओ, बढ़ के बताओ बेटा, देखिए आप लोग का आईक्यू लेवल, पढ़ो आप लोग, दोनों का इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। मतलब जो भी एलएलपी के अंदर जो भी लाइबिलिटी क्रिएट होगी उसके लिए क्या होगा, वो लाइबल होगा, पर्सनली लाइबल। आगे बताओ इसमें क्या लिखा है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मानने से क्या फर्क पड़ेगा। यस क्योंकि बेटा एलएलपी के लिए इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि विद इन 30 डेज के अंदर अदर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा एक नए डेजिग्नेटेड पार्टनर को। आगे लिखा है अदरवाइज पार्टनर सेल बी डीम्ड इफ 30 दिन के अंदर पार्टनर ने दूसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं किया तो 30 दिन के बाद जो पार्टनर्स बचे हुए हैं वो सारे पार्टनर को हम क्या मान लेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। और मानने से क्या होगा जरा बताओ, मानने से ये होगा कि वो भी फिर क्या होंगे, उनके ऊपर भी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे कंपनी में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वैसे एलएलपी में कौन लाइबल होगा, इसलिए ये फर्क है। अब दोनों में इफेक्ट क्या है, वहां पे वो बंदा वो पार्टनर केवल लाइबल हो, पर्सनली लाइबल हो, यहां पे सारे जो पार्टनर बच गए हैं सब सारे, यही पार्टनर लिखा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं लिखा है, पहले बात को समझो, यहां पार्टनर लिखा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं लिखा है। मतलब जितने भी पार्टनर बचे एज पर सेक्शन 5 वो सारे पार्टनर को हम डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लें, और आगे कुछ गड़बड़ी होगी तो सारे लोग उसके लिए क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई, ये इसका मतलब। आगे बढ़े, चलिए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अभी हमने सेक्शन कितने बढ़ाए बेटा आपको, एक तो मीनिंग बता दिया, फीचर्स बता दिया, सेक्शन 5 बताया, 6 7, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपके मतलब का है। नेक्स्ट लिखो बेटा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। हाँ बेटा सब बताएंगे, इसमें बहुत सारे सेक्शन है, टेंशन कर ले रहे हो। लिखो बेटा अप्लाई, कौन सा फॉर्म बोला था बेटा हमने, 1।
लिखो बेटा। अप टू 3 मंथ। बोलिए बेटा। बोले एक पॉइंट और लिख लो, अदर। हाँ हाँ, नहीं अदर पॉइंट इसी के अंदर। रजिस्ट्रार। लिखो बेटा। बोलना स्टार्ट करें। लिखो। लिखा है प्रपोज नेम ऑफ LLP इज आइडेंटिकल या टू नियरली रिसेंबल ऑफ अदर एग्जिस्टिंग LLP, देन इट मे अप्लाई टू रजिस्ट्रार फॉर द रिवोकेशन या रिमूवल ऑफ नेम इन फॉर्म नंबर क्या दे रखा है बेटा 23। बोलना स्टार्ट करें। देखिए बेटा लिख लो पहले आप लोग अच्छी तरह से। बोलना स्टार्ट करें। देखिए बेटा अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इधर देखिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन क्या दे रखा है 16। अभी हमने आपको पढ़ाया था स्टार्ट करते समय, क्या पढ़ाया था बेटा? अच्छा है, हम आपके बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वैसे अभी बीच में बहुत सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन अभी इसमें 11 है। अच्छा चलो जब आएगा तब बताएंगे। तो सेक्शन हम क्या बताने जा रहे हैं बेटा 16। 16 सेक्शन में लिखा है रिजर्वेशन ऑफ नेम। देखिए बेटा जिस नाम से हमें LLP बनाना होता है, जिस नाम से हमें LLP फॉर्म करनी है, बनानी है, तो सबसे पहला काम होता है कि उस नेम को हम क्या कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। रिजर्व का मतलब समझते हो ना बेटा, बुक कर लेते हैं, राइट ना, कि दूसरा कोई बंदा उस नाम की LLP ना बना सके। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है,
हमें करना होता है कि सबसे पहले फॉर्म होता है 1, उसको हमें आरओसी में अप्लाई करना होता है अलोंग विथ कितने फीस के साथ बेटा 200, मतलब 200 रुपए गवर्नमेंट की फीस है। उस फीस के तहत हमें एलएलपी का जो भी हमने नेम सेलेक्ट किया है वो हम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। फिर आगे लिखा है नेम शुड नॉट बी, लेकिन जो भी हमने एलएलपी का नेम सेलेक्ट किया है वो नेम कभी भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। बेटा आइडेंटिकल क्या होता है जरा आप लोग बताओ। सेम, बेटा सेम तो नहीं, सेम का मतलब बोलने में प्रोनाउंस होने में सेम हो। जैसे मेरा कहने का मतलब है जैसे एक हमने ले लिया जेड लिमिटेड, इसको जेड लिमिटेड बोलेंगे, और एक हमने ये ले लिया, जरा बताओ बेटा बोलेंगे तो वही ना, ही बोलेंगे ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिकल, मतलब जहां पे केवल स्पेलिंग में डिफरेंसेस हो बट प्रोनाउन जो बोलना है वो सेम बोला जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिकल। तो कभी भी हम एलएलपी का जो भी नेम रिजर्व करने जा रहे हैं इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। आगे क्या लिखा है टू नियरली रिसेंबल। टू नियरली रिसेंबल का मतलब ऐसा नहीं कि दो कंपनी को लिया और दो कंपनी को मर्ज कर दिया। जैसे हमने ले लिया रिलायंस और टाटा, रिलायंस और टाटा लिमिटेड, सॉरी टाटा लिमिटेड। अब जरा बताओ बेटा सॉरी रिलायंस एंड टाटा लिमिटेड हमने ले लिया, रिलायंस टाटा लिमिटेड ये क्या है रिसेंबल है कि नहीं है? हमने दो कंपनी को एक साथ जोड़ दिया, दो कंपनी के ब्रांड एक साथ ले लिया, तो इस तरह की हम कंपनी नहीं बना सकते, समझ रहे ना। ओके, दूसरी बात, तीसरी बात हमने क्या लिखी है या अनडिजायरेबल। बेटा अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है? अनडिजायरेबल का मतलब हम वो भी नाम सेलेक्ट नहीं कर सकते जो नाम गवर्नमेंट यूज करती है। जैसे इनकम टैक्स कौन यूज करता है? गवर्नमेंट। एक्साइज कौन यूज करता है? गवर्नमेंट। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम कोई कंपनी गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है गवर्नमेंट यूज करता है, ये अनडिजायरेबल है, मतलब इसको हम बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के इस तरह का नाम यूज नहीं कर सकते। जैसे सीबीआई है ना, पुलिस स्टेशन या पुलिस वर्ड यूज करे, ये सब नहीं यूज कर सकते, ये अनडिजायरेबल है। इस नाम से हम कंपनी एलएलपी नहीं फॉर्म कर सकते। और एक बात इसमें नहीं लिखी है, एक होता है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब ऐसा भी कोई नाम नहीं होना चाहिए जो भड़काने वाला हो। जैसे कारतूस प्राइवेट लिमिटेड, बुलेट प्राइवेट लिमिटेड, AK-47 प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए बेटा, ये ऑफेंसिव होता है। ये क्या होता है? ऑफेंसिव। आगे लिखा है एंड नॉट बी एज ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नेम ऑफ इंडिविजुअल। और ये भी याद रखना है कि ऐसा भी कोई कंपनी का हम नाम नहीं रख सकते जिस नाम से किसी बंदे ने ट्रेडमार्क करा रखा है। ट्रेडमार्क होता क्या है? ट्रेडमार्क का मतलब वो नाम रजिस्टर्ड हो गया, मतलब वो नाम केवल वही बंदा पूरे इंडिया में यूज कर सकता है उस ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे टॉपर जो वर्ड है, ये टॉपर इंस्टीट्यूट ने रजिस्टर्ड करा रखा है, तो पूरे इंडिया में टॉपर के नाम पे कोई यूज नहीं कर सकता। अब कोई यूज कर रहा है चोरी से तो बात अलग है, सर के पास राइट है, रोक सकते, लेकिन सर को इतना टाइम ही नहीं है, सर के पास राइट है, क्यों? क्योंकि ट्रेडमार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। फिर आगे लिखा है कि जो नेम हमने अप्लाई किया, जो नेम हमने अप्लाई किया, इफ वो नेम अप्रूव्ड हो गया, मतलब उस नाम की पहले से एलएलपी नहीं है और वो नेम अप्रूव्ड हो गया, तो ऐसे केस में वो नेम कितने महीने तक वैलिड रहता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 3 महीने का मतलब है कि अगले 3 महीने के अंदर फॉर्म नंबर 2, अभी बताया था ना आपको, फॉर्म नंबर 2 अभी पढ़ने जा रहे हैं, उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अभी तो हमारा नेम रिजर्व हुआ ना बेटा, अब हमें क्या क्या एलएलपी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अभी हम बताएंगे। अभी तो वो सारे डॉक्यूमेंट को हमें क्या करना होता है? इकट्ठा करना होता है, और इकट्ठा करके फॉर्म नंबर 2 के साथ अटैच करके और उस पर डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करके उसको हम अपलोड करते हैं, समझ रहे ना। तो ये होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे आज हमने नेम अप्रूव्ड हो गया, तो अगले 3 महीने के अंदर आप एलएलपी बना लीजिए। ऐसा नहीं कि आज आपने 200 रुपए दे करके कोई नाम रिजर्व कर लिया तो वो नाम
जीवन भर आपका रहेगा, नहीं, वो जीवन भर आपके तब रहेगा, लाइफ टाइम तब रहेगा जब आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, एलएलपी में। अभी तो आपने नाम क्यों लिया है ना, अभी एलएलपी थोड़ी ना बनी है, एलएलपी जब बन जाएगी तो आपकी चीज हो गई। लेकिन जब तक 2-3 महीने के अंदर आप नहीं कर पाए तो वो नेम आपका क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, एक बात और भी लिखी है, जैसे आजकल क्या होता है, पैसा फेंको तमाशा देखो, मतलब जैसे दूसरे कोई कंपनी है पहले से, और हम उसी से रिलेटेड कंपनी बना करके उसका क्योंकि जैसे कोई ब्रांडेड कंपनी है बेटा, ब्रांड है जिसका, अब उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक करके हम वैसी कंपनी कर देंगे, हम गांव में अपना बिजनेस फैला देंगे, इतने पढ़े लिखे लोग होते ही नहीं, वो तुरंत समझ करके ओरिजिनल तुरंत खरीद लेते हैं, है ना। देखो आप देखो रेलवे स्टेशन पे या कहीं जाइए तो वेस्लेरी की बोतल वो स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ी रहती है, सब नकली बिकती है, लेकिन लोग क्या है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो तो तुरंत समझ लेते हैं, अरे वेस्लेरी का पानी इतना सस्ता, 10 रुपए का, लाओ दे दो। उन्हें ये नहीं पता है कि ब्रांड वाला है ही नहीं, देखा जाए यहाँ पे किसी गलती थोड़ी ना है, समझ रहे ना। तो वही चीज हम बताने जा रहे हैं कि जैसे कोई कंपनी है जो ऑलरेडी पहले से है और उस नाम की कोई नई कंपनी बना दी गई या कोई नई कंपनी बनाई गई जो कि रिसेंबल नेचर की है या अनडिजायरेबल है, इधर देखिए, तो ऐसे केस में जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो पहले से एलएलपी बनी हुई है, उसका तो बिजनेस खत्म हो जाएगा ना, तो उसके पास पावर है मे अप्लाई टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी को एक एप्लीकेशन अप्लाई कर देगी, क्या करने के लिए, उस कंपनी का नाम रिवोकेशन या रिमूवल के लिए, कि भाई इनका नाम बोलो कि अपना नाम चेंज करे, चेंज करने के लिए, है ना बेटा। एक में रिवोकेशन या रिमूवल मतलब चेंज करने के लिए, कौन से फॉर्म में वो अप्लाई करेगा बेटा, 23। ओके, एक बार यहां तक पढ़ लो फिर क्लास ओवर करते, पूरा पढ़िए बेटा, हम एक दो क्वेश्चन पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पूरा पढ़िए बेटा। पढ़ लिया बेटा आपने, पढ़ लिया, चलिए कॉपी बंद करो। बेटा आप ये बताओ कि कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंसी वेकेट हो जाती है तो वहां पे क्या प्रोविजन अप्लाई होता है, 30 डेज,
अच्छा आगे बताइए। मतलब जो पार्टनर्स हैं उन्हें एक मीटिंग बुला करके एक विद इन 30 डेज के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर दूसरा अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन्हीं को हम क्या मान लेंगे, डेजिग्नेटेड। चलिए आप हमें बताइए बेटा, डेजिग्नेटेड पार्टनर को कौन कौन से फाइलिंग के फॉर्म रिक्वायर्ड होते हैं फाइल करने के लिए? कंसेंट का फॉर्म कब जरूरी होता है? एलएलपी बनाते हैं उस समय। आगे बताओ। या ऐसे बोल सकते हैं जिस समय उसका अपॉइंटमेंट होता है, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि एक मिनट, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब बताना चाह रहा हूँ। एक तो इनकॉर्पोरेशन के समय हम डेजिग्नेटेड पार्टनर को कंसेंट लेते हैं, कभी कभी बीच में भी डेजिग्नेटेड पार्टनर को लेते हैं, तो उस समय भी कंसेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस समय हम डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करते हैं उस समय डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेंट लेते हैं। कौन से फॉर्म में बेटा? आया। चलिए नेक्स्ट बताओ। एकदम बच्चे ने सही बोला। तीसरी बात, अमेंडमेंट के लिए, जैसे एलएलपी के अंदर कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए फॉर्म नंबर। ओके। चलिए बेटा आप हमें बताइए डेजिग्नेटेड पार्टनर की एलिजिबिलिटी, मतलब कौन सा बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट हो सकता है? हाँ, वन ऑफ देम, केवल बस। आपने एक क्या बोला, इंडिविजुअल होना चाहिए, ये बात तो चलो सही बोला। फिर आपने बोला एक बंदा रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हो? चलिए बेटा हाँ ये बात भी सही है। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है? लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन कम से कम इंडिया में रहा हो, 120 डेज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताओ। इफ दो बॉडी कॉर्पोरेट ने एलएलपी फॉर्म किया है तो क्या प्रोविजन हो? मतलब दोनों बॉडी कॉर्पोरेट को एटलीस्ट दो इंडिविजुअल को एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने पड़ेंगे। चलिए ये बात भी आपने एकदम सही बोली। ओके बेटा। चलिए फिर अभी हमने बताया सेक्शन 5। हाँ बेटा आप बताओ सेक्शन 5 पार्टनर कौन हो सकता है? हमने क्वेश्चन पूछा है पार्टनर कौन हो सकता है, हमने ये नहीं पूछा कि पार्टनर कौन नहीं हो सकता। हमने पूछा है पार्टनर कौन हो सकता है, ये पूछा आपसे। इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा आप बताओ बेटा कि आप बताइए कि कौन सा इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकता एज पर सेक्शन 5? बेटा एक तो वो बंदा जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, या अनसाउंड माइंड है, या एजुडिकेशन टू बिकम एज ए इंसॉल्वेंट। चलिए आप बताइए बेटा, ये बच्चा, बेटा आप बताओ डिसक्वालीफाइड, ये बच्चा बताने दो। हाँ बैठ करके, डिसक्वालीफाइड डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन कौन से केस में, इससे क्या होगा ना सबको समझ में आ जाएगा हमने क्या पढ़ा। बेटा बताओ कौन कौन सा केस है जिसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर को डिसक्वालीफाइड मानते, बस ये बताओ, कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। हो गया हो वो, दूसरा देख देख के बता रहे हो आप। चलिए अब हॉनेस्टी आपने दिखाई, बोलो बेटा। मतलब वो कोई भी उसने मोरल टर्पिट्यूड नेचर का एक्ट किया है और कोर्ट ने 6 महीने से ज्यादा सजा। चलिए तीसरा, के अकॉर्डिंग उसने कोई भी कन्विक्टेड डिक्लेयर किया गया हो। ओके बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? और भी कोई पॉइंट है? या सस्पेंड मतलब उसने अपने क्रेडिटर को पिछले 5 साल से पेमेंट नहीं किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्वालीफाई। ओके यहाँ तक कर लो, फिर अगली क्लास हम लोग आगे, है ना बेटा? यहाँ तक। अच्छा टेस्ट के लिए बोला था क्या हमने? टेस्ट अभी लें बेटा, पढ़ लोगे इसी बहाने, पढ़ लोगे आप लोग। मतलब आप जब खुश रहेंगे तभी लेंगे, हम बद्दुआ वाला काम नहीं चाहिए हमें, है ना? बद्दुआ वाला काम कोई नहीं करेंगे।
आप लोग डिसाइड कर लेना, अभी नहीं ले रहे, मतलब आप डिसाइड करके मैं डेट बता देंगे तब। ओके पार्टनर्स।